अस्सलाम वालेकुम। हेलिकोबैक्टर पायलोरी मैदे के कॉमन इन्फेक्शन हैं जो कि न सिर्फ अल्सर और गैस्ट्राइटिस बल्कि दीगर बीमारियों के साथ भी मुंसलिक पाया गया है। तो आज हम इस वीडियो में एच पायलोरी के साथ जो मुंसलिक गलतफहमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश करेंगे और इसका डायबिटीज़ के साथ ताल्लुक़ भी डिस्कस करेंगे। तो एच पायलोरी क्या है और ये क्यों अहम है? एच पायलोरी एक स्पाइरल नुमा बैक्टीरिया है जो कि मैदे के अंदरूनी तह में रहता है। 1984 में उसकी दरियाफ्त हुई थी, जिससे हमें ये मालूम हुआ कि ये पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्राइटिस यानी मैदे में सोजिश, मैदे का कैंसर और माल्ट लिम्फोमा के साथ इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ है। अगरचे कुछ ममालिक में इसका फैलाव कम हुआ है, लेकिन अब भी ये दुनिया भर में एक संगीन सेहत का मसला है, ख़ास तौर पर मैदे के कैंसर से उसकी ताल्लुक़ की वजह से। तो सबसे पहले मिथ नंबर 1 डिस्कस करते हैं। एच पायलोरी अब बहुत रेयर है और तिबी तौर पर अहम नहीं है। अगरचा मगरबी ममालिक में उसके केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन दुनिया भर में अब भी 44.3% आबादी उससे मुतासिर है और ये तरक्की पज़ीर ममालिक, बड़ी उम्र के अफराद और कम आमदनी वाले तबके में ज़्यादा आम है। एच पायलोरी अब भी पेप्टिक अल्सर और मैदे के कैंसर की सबसे बड़ी वजह है। हत्ता कि बरतानिया जैसे ममालिक में भी ये ख़ास तौर पर उन लोगों में आम है जो उन इलाकों से आते हैं जहाँ पर ये इन्फेक्शन ज़्यादा पाया जाता है। मिथ नंबर 2, एच पायलोरी का हर एक टेस्ट हर सूरत-ए-हाल में बिल्कुल दुरुस्त होता है। 2 किस्म के टेस्ट दस्तयाब हैं। नॉन इन्वेसिव टेस्ट में यूरिया ब्रेथ टेस्ट, पखाने में एंटीजन का टेस्ट और सीरोलॉजी शामिल है जो कि खून का टेस्ट है, और इन्वेसिव टेस्ट जिसमें एंडोस्कोपी शामिल है और इसके ज़रिए बायोप्सी, रैपिड यूरेज टेस्ट और कल्चर किया जाता है। तो ये टेस्ट आइडियल सिचुएशन में काफ़ी दुरुस्त नताइज देता है, और आइडियल सिचुएशन का मतलब कम उम्र का मरीज़ और कोई दवा ना ली हो। लेकिन हकीकी दुनिया में अक्सर फ़ॉल्स नेगेटिव रिज़ल्ट्स हो सकते हैं। फ़ॉल्स नेगेटिव का मतलब है कि टेस्ट से बताए कि आपको एच पायलोरी नहीं है, लेकिन असल में आपको होता है। और फ़ॉल्स नेगेटिव के कई वजूहात हो सकते हैं। हाल ही में एंटीबायोटिक्स या प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स का इस्तेमाल बैक्टीरिया को कम या छुपा सकता है। एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस यानी मैदे के अंदरूनी तह का पतला होना, ब्लीडिंग अल्सर्स, मैदे या छोटी आंत में मौजूद ज़ख़म से खून बहना। मुख्तसर यह है कि टेस्ट के नताइज हमेशा 100% काबिल एतमाद नहीं होते। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? टेस्ट से कम 2 हफ़्ते पहले प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स का इस्तेमाल बंद कर दें, और अगर एंटीबायोटिक का कोर्स किया है तो कोर्स मुकम्मल होने के 4 हफ़्ते के बाद ये टेस्ट करवाएं। बायोप्सी के लिए मैदे के कॉर्पस और एंट्रम दोनों से नमूने लेने चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर 1 से ज़्यादा टेस्ट करवाएं या टेस्ट को दोहराएं। हाई रिस्क मरीज़ों में इलाज के बाद दोबारा टेस्ट करके इन्फेक्शन के ख़त्म होने की तस्दीक करें। मिथ नंबर 3, तमाम अल्सर की बुनियादी वजह एच पायलोरी है, इसलिए टेस्ट के बगैर ही इलाज शुरू कर दें। एच पायलोरी अल्सर की एक बड़ी वजह ज़रूर है, लेकिन अल्सर की और बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जिसमें एनसेड्स मसलन एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, डिक्लोफेनेक और नेप्रोक्सिन का इस्तेमाल, दीगर बीमारियां जैसे क्रॉन्स डिजीज़, ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, बेसिट्स डिजीज़ वगैरह। इडियोपैथिक भी हो सकता है जिसकी कोई वजह मालूम ना हो। तो टेस्ट किए बगैर इलाज शुरू करना अब तजवीज़ नहीं किया जाता, क्योंकि दूसरी वजूहात नज़रअंदाज हो सकती हैं और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ जाती हैं। तो बेहतरीन तरीका ये है कि इलाज शुरू करने से पहले हमेशा एच पायलोरी का टेस्ट करवाया जाए, और अगर अल्सर से खून बह रहा हो तो प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर के इलाज के बाद नॉन इन्वेसिव टेस्ट पर गौर करना चाहिए, जिसमें खून का टेस्ट, पखाने का टेस्ट या यूरिया ब्रेथ टेस्ट शामिल है। और अगर एच पायलोरी मौजूद ना हो तो दूसरी वजूहात पर गौर करना चाहिए। मिथ नंबर 4, एच पायलोरी के इलाज के लिए हमेशा स्टैंडर्ड थेरेपी ही कामयाब होती है। हकीकत यह है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ रही है और स्टैंडर्ड ट्रिपल थेरेपी अक्सर नाकाम हो जाती हैं, जिसमें प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स, कैरिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिसिलिन और मेट्रोनिडाज़ोल शामिल हैं। अब नए इलाज की ज़रूरत है, जैसे कि बिस्मथ पर मबनी क्वाड्रुपल थेरेपी, यानी कि प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर, बिस्मथ, टेट्रासाइक्लिन और मेट्रोनिडाज़ोल। और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के मुताबिक मखसूस इलाज होना ज़रूरी है, और एच पायलोरी के लिए जो इलाज नाकाम हुए हैं उसको दोबारा नहीं दोहराना चाहिए।
اور علاج مکمل ہونے کے بعد ہمیشہ اس بات کی تصدیق کریں کہ انفیکشن ختم ہو چکا ہے۔ اگر 2 بار علاج ناکام ہو جائے تو مریض کو کلچر اور سینسیٹیوٹی کے لیے ریفر کرنا چاہیے۔ مت نمبر 5، ایچ پائلوری کا پتہ لگانا اور اس کا علاج معدے کے کینسر کی روک تھام میں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ لمبے عرصے کا ایچ پائلوری انفیکشن معدے میں درج ذیل مراحل سے گزرتے ہوئے تبدیلی پیدا کر سکتا ہے، جس میں کرونک ایکٹیو گیسٹرائٹس، ایٹروفک گیسٹرائٹس، انٹسٹائنل میٹاپلیزیا یعنی معدے کے تہہ کا آنتوں جیسی خلیوں میں بدل جانا، ڈسپلیزیا، غیر معمولی خلیاتی تبدیلیاں اور گیسٹرک کینسر یعنی معدے کا کینسر شامل ہے۔ تو اگر ایچ پائلوری کو شروع میں ہی ختم کر دیا جائے، خاص طور پر انٹسٹائنل میٹاپلیزیا کے ظاہر ہونے سے پہلے، تو یہ بیماری کے پورے سلسلے کو جو معدے کے کینسر کا سبب بنتی ہے روک سکتا ہے، یہاں تک کہ معدے کے کینسر کے ابتدائی مرحلے کے علاج کے بعد بھی ایچ پائلوری کو ختم کرنے سے نئی ٹیومرز بننے کا خطرہ کم ہو سکتا ہے۔ تو جن مریضوں کے معدے کے اندرونی تہہ میں ایڈوانس سطح کی تبدیلیاں ہو چکی ہیں یا جن کی فیملی ہسٹری ہے یا دیگر رسک فیکٹرز ہیں، تو انہیں ہر 3 سال بعد اینڈوسکوپی معائنہ کرانا چاہیے۔ مت نمبر 6، ایچ پائلوری صرف معدے کا مسئلہ ہے، اس کا ذیابیطس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالیہ تحقیق نے ایچ پائلوری اور ذیابیطس کے درمیان گہرا تعلق ظاہر کیا ہے۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ لمبے عرصے کا انفیکشن جسم میں ہلکی مگر مسلسل سوزش پیدا کرتا ہے، جس سے سائٹوکائنز جیسے کہ ٹیومر نیکروسس فیکٹر الفا اور انٹرلیوکن 6 کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اور یہ مادے انسولین ریزسٹنس کو فروغ دیتے ہیں۔ اور انسولین ریزسٹنس ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں جسم کے خلیے انسولین ہارمون کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں۔ انسولین کا کام خون میں موجود شوگر کو خلیوں میں داخل کرنا ہے تاکہ وہ اسے توانائی کے طور پر استعمال کر سکیں۔ جب خلیے انسولین کی بات نہیں مانتے تو خون میں شوگر کی سطح بڑھ جاتی ہے۔ اس صورتحال میں لبلبہ خون میں شوگر کی سطح کو کم کرنے کے لیے زیادہ انسولین بناتا ہے، اور وقت کے ساتھ لبلبے پر دباؤ پڑنے سے یہ انسولین کی ضروری مقدار پیدا کرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے، جس کے نتیجے میں ٹائپ 2 ذیابیطس ہو سکتا ہے۔ اور ایچ پائلوری لبلبے کے بیٹا سیلز کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، جس سے انسولین کی پیداوار کم ہو سکتی ہے۔ اور ایچ پائلوری آنتوں کے مائکرو بائیوٹا کو بدل دیتا ہے اور جسم میں گلوکوز اور فیٹس کو سنبھالنے کے طریقوں کو متاثر کرتا ہے۔ اور ڈفرینٹ اسٹڈیز نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایچ پائلوری سے متاثر افراد میں ذیابیطس ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، خاص طور پر ان گروپس میں جو کہ پہلے سے ہائی رسک ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایچ پائلوری کی جلد تشخیص سے ان لوگوں کو پہچاننے میں مدد مل سکتی ہے جن کو ذیابیطس کا رسک ہو سکتا ہے۔ تو ایک وقت تھا جب ایچ پائلوری کو معدے کا جراثیم سمجھا جاتا تھا، مگر اب ہم جانتے ہیں کہ یہ السر، کینسر اور یہاں تک کہ میٹابولک بیماریوں کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ اگر آپ ایچ پائلوری سے متاثر ہوئے ہیں تو اپنا ایکسپیرینس کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔